लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनसे जुड़ी कंट्रोवर्सी कभी खत्म नहीं होती। औरंगजेब ऐसे ही नामों में से एक है। कोई औरंगजेब को कट्टर बादशाह और विलेन कहता है तो किसी के लिए वो किसी हीरो से कम नहीं है। लेकिन इन तमाम बहसों और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज के बीच हकीकत अक्सर धुंधली हो जाती है। बहुत कम लोगों को पता है कि 50 साल तक हिंदुस्तान पर राज करने वाला ये मुगल बादशाह अपनी जिंदगी के आखिरी 27 साल दक्कन में बिताने को मजबूर क्यों हुआ। ये वही औरंगजेब था जिसने सत्ता की लालसा में अपने ही भाइयों का खून बहा दिया, अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया और अकबर की गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करके फिर से जजिया कर लगा दिया। ये वही बादशाह था जिसने छत्रपति संभाजी महाराज को यातनाएं दी, टॉर्चर किया, गुरु तेग बहादुर को शहीद कराया और खुद को इस्लाम का सबसे बड़ा संरक्षक घोषित कर दिया। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या कि वही शक्तिशाली मुगल बादशाह जिसने पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की, उसकी कब्र दिल्ली या आगरा जैसे मुगल केंद्रों में नहीं बल्कि दक्कन की सूनी और वीरान जमीन पर बनी। क्या ये उसकी धार्मिक कट्टरता का नतीजा था या फिर मराठाओं से मिली हार की एक खामोश गवाही? क्या ये मुगलों के अंत की शुरुआत थी या फिर औरंगजेब की अपनी खुद की गलतियों का नतीजा? आखिरी समय में वो क्या कर रहा था? उसके अपने किए पर क्या उसे पछतावा था? आज मैं आपको सुनाने वाला हूं उसी औरंगजेब की कहानी जिसे इतिहास ने दर्ज तो किया लेकिन लोग अक्सर उस कहानी को नजरअंदाज कर देते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा सारी कहानी को जानने के लिए, क्योंकि अगर अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। औरंगजेब का जन्म साल 1618 में हुआ था। वो नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी सल्तनत के सिंहासन पर विराजमान था। उसके राज्य को हर साल 45 लाख रुपए कर के रूप में प्राप्त होते थे। औरंगजेब इस रकम का 1 रुपया भी अपनी अय्याशी पर खर्च नहीं करता था। उसका ज्यादातर खर्चा अपने विरोधियों से युद्ध करने और मुगल सेना के विस्तार पर खर्च होता था। इसी वजह से औरंगजेब के पास उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी। इस सेना में कुल 9 लाख सैनिक थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल का अधिकतर समय युद्ध लड़ते हुए गुजारा था। बूढ़ा हो जाने पर भी जब वो हाथी घोड़ों पर सवार नहीं हो सकता था तो भी पालकी में बैठकर लड़ाई के मैदान में जाता था। कहा जाता है कि रात के वक्त जब उसकी सेना सो जाती थी तब वो लाठी पकड़कर सैनिक शिविर के बीच में घूमता रहता था। मराठा जब उत्तर भारत की तरफ बढ़ने लगे थे तो औरंगजेब अपने पूरे लश्कर के साथ दक्षिण चला गया था और अगले 26 सालों तक मराठों से लगातार युद्ध लड़ता रहा। इसी दक्षिण में उसके आखिरी दिन भी बीते थे। 1700 के दशक की शुरुआत में औरंगजेब की सेहत गिरने लगी थी। लगातार युद्धों ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर दिया था। मराठों और राजपूतों से हुए युद्धों में वो असफल तो हुआ ही, साथ ही उसकी इस नाकामयाबी की वजह से मुगल साम्राज्य आर्थिक रूप से भी बहुत कमजोर हो चुका था। 1705 और 6 में उसने अहमदनगर के आसपास काफी वक्त बिताया। अपने आखिरी दिनों में उसने अपने बेटों को दुख भरे लेटर्स लिखे। ऐसे ही एक पत्र में उसने लिखा था, मैंने दुनिया में जो किया उसका कोई मतलब नहीं। उसने अपने बेटे को लिखा कि शायद मेरे गुनाह ऐसे नहीं हैं जिन्हें माफ किया जा सके। अब सवाल है कि क्या वो अपनी नीतियों, खासकर मंदिरों को तोड़ने और हिंदू विरोधी फैसलों को लेकर अंदर से परेशान था? मैं अकेला आया था और एक अजनबी की तरह दुनिया से जाऊंगा। मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर रहा था। राज करने के दौरान मैंने जो कुछ भी किया उसने बस दुख और निराशा छोड़ी है। मैंने जो भी किया है अल्लाह मुझ पर रहम करे। मैं एक बादशाह के तौर पर नाकाम हो गया। मेरा इतना कीमती जीवन किसी काम नहीं आया। अल्लाह चारों ओर मौजूद हैं, लेकिन मैं इतना बदनसीब हूं कि जब उनसे मिलने की घड़ी आ पहुंची है तब भी उनकी मौजूदगी महसूस नहीं कर पा रहा। शायद मेरे गुनाह ऐसे नहीं जिन्हें माफ किया जा सके। अपने बेटे आजम को लिखे खत में औरंगजेब ने ये बातें लिखी थी। इतिहासकार बताते हैं कि औरंगजेब जब मौत के बेहद करीब थे तो उनका चेहरा एकदम सफेद हो गया था। ऐसा लगता था मानो कि शरीर में खून की एक भी बूंद नहीं बची। अपने कांपते हुए होठों से वो कुछ बड़बड़ा रहे थे, पर गले में इतनी आवाज नहीं बची थी कि आवाज निकल सके बाहर। वहीं पास में बैठा उनका बेटा आजम अपने पिता के हाथों को देख रहा था, जिनकी उंगलियों में अंगूठियां बोझ बन चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही उंगलियां थी जिन्होंने मुगल सल्तनत को इस ऊंचाई पर पहुंचाया था। इसके बाद 3 मार्च 1707 के दिन औरंगजेब की मौत हो गई। लेकिन औरंगजेब की कहानी बस इतनी नहीं है। ताउम्र औरंगजेब ने कई लड़ाइयां लड़ी, कभी जंग के मैदान में तो कभी अपनों और अपने उसूलों से।
औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक लगभग 50 सालों तक भारत पर शासन किया, लेकिन इतिहासकारों की नज़र में वो कभी भी पसंदीदा नहीं रहा। सबसे पहले तो उसे अपने पिता को कैद करने और अपने बड़े भाई की हत्या करवाने के बाद सिंहासन पर बैठने के लिए कोसा गया। फिर इतिहासकारों ने राय दी कि दूसरे मुगल बादशाहों से अलग उसका एक बादशाह के तौर पर प्रदर्शन बहुत खराब था। जैसे अकबर को जाना गया धार्मिक सहिष्णुता की नीति के लिए, जहांगीर को आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए, वही उसके अपने पिता शाहजहां को ताजमहल का निर्माण कराने के लिए। लेकिन औरंगजेब की छवि एक क्रूर तानाशाह वाली है, जिसे राज्यों को जीतने की चाहत थी, जिसने जजिया को दोबारा शुरू कराया। यही वजह है कि इतिहासकारों ने औरंगजेब की इमेज को बहुत अच्छा नहीं बनाया। लेकिन औरंगजेब के आखिरी दिन भी कोई खास अच्छे नहीं बीते। दक्कन में ही उनके जीवन के आखिरी 26 साल बीत गए। इतिहासकार स्टैनली वॉलपर्ट न्यू हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की अपनी किताब में लिखते हैं, औरंगजेब ने दक्कन को जीतने के लिए 26 साल लगाए, लेकिन आखिर में उन्हें सिर्फ पिरिक विक्ट्री नसीब हुई। पिरिक विक्ट्री माने वो जीत जिससे इतना नुकसान हुआ हो कि उससे अच्छा तो हार जाना था। अब वॉलपर्ट ऐसा क्यों कह रहे थे, इसके पीछे कई वजहें थी। साल 1682 में औरंगजेब जब दिल्ली से दक्कन की ओर आए तो उनके साथ पूरा कारवां आया। वॉलपोर्ट के अनुसार ये चलती फिरती राजधानी थी, यानी कि एक ऐसा काफिला कि जब औरंगजेब को रुकना हो तो दसियों मील तक की जगह चाहिए होती थी। उनके काफिले में 250 बाजार लगते थे, 50,000 ऊँट हुआ करते थे और 30,000 हाथी होते थे जो औरंगजेब के साथ चलते थे। यहाँ औरंगजेब वो सब कर रहे थे जिसके लिए वो अपने पिता शाहजहां को कोसते थे। शाहजहां के दौर में औरंगजेब ने हमेशा उन्हें ताजमहल बनवाने के लिए कोसा। उनके हिसाब से मुगल खजाना शाहजहां ने ताजमहल बनवाने में खर्च कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने दक्कन में जो पैसा बहाया उसके सामने कोई भी खर्चा छोटा था। दक्कन जीतने की सनक में औरंगजेब ने न सिर्फ शाही खजाने को खाली किया बल्कि लाखों लोगों की बलि दे दी। ये फिजूल खर्ची इतनी ज़्यादा थी कि खुद औरंगजेब को अपने आखिरी समय में ऐसा ही लगने लगा था। इसी दक्कन कैंपेन के दौरान उनके बेटे ने उनके खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था। साल 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत होने के बाद भी मराठों के पास दक्कन का बड़ा हिस्सा था। मराठे मुगल सेना के लिए अभी भी सिरदर्द बने हुए थे। इस समस्या से औरंगजेब निपट पाते उससे पहले ही औरंगजेब के बेटे अकबर द्वितीय ने राजपूतों से सांठगांठ की और अपने ही पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह की वजह थी 1679 में लागू किया गया जजिया टैक्स। अकबर के काल में जजिया टैक्स हटाया गया, जिसे औरंगजेब ने 1679 में फिर से लागू कर दिया। इस बात पर राजपूतों ने विद्रोह किया। औरंगजेब ने राजपूतों के इस विद्रोह को दबाने के लिए अपने ही बेटे अकबर को भेजा, लेकिन अकबर खुद राजपूतों से जा मिला। हालांकि राजपूतों का विद्रोह दबाने में मुगल सेना कामयाब हो गई, लेकिन राजपूतों के पास से निकलकर अकबर ने मराठों के पास शरण ले ली। अब दक्कन में औरंगजेब के दो बड़े मकसद हो गए, अपने विद्रोही बेटे को पकड़ना और उसे सजा देना, और मराठों की बढ़ती ताकत को रोकना। दक्कन में मराठों की कमान छत्रपति संभाजी महाराज के पास थी। उन्होंने एक खत में औरंगजेब को चेताया भी था कि औरंगजेब को दक्कन में ही अपनी कब्र के लिए जगह ढूंढ लेनी चाहिए। हालांकि औरंगजेब कई साल अकबर को पकड़ने की कोशिशें करता रहा, लेकिन वो नाकाम भी रहा, क्योंकि संभाजी ने अकबर को पर्शिया यानी आज के ईरान भेज दिया। इसके बाद अकबर कभी लौटकर नहीं आया, वहीं पर उसकी मौत भी हो गई। खैर, 1705 आते आते औरंगजेब की उम्र 86 साल हो गई थी। जाहिर है कि अब उसमें वो ताकत नहीं बची थी। अब औरंगजेब के लिए दक्कन पर कब्जा बनाए रखना भी मुश्किल साबित हो रहा था। इसी टाइम पर बीजापुर में कैंपेन के दौरान औरंगजेब को लगा कि अब दिल्ली वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1705 में कृष्णा नदी के किनारे देवापुर में उनकी तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा खराब हुई। इसके चलते काफिले को रोकना पड़ा। अगले 6 महीनों तक मुगल बादशाह को यहीं रुकना पड़ा। 6 महीने बाद औरंगजेब का सफ़र दोबारा शुरू हुआ, लेकिन उनकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि घोड़े की बजाय पालकी से उन्हें सफ़र कराया गया। ये पेंटिंग जो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उनके पालकी पर बैठकर सफ़र करने को दिखाती है। 20 जनवरी 1706 के दिन औरंगजेब अहमदनगर पहुंचे। यहाँ से आगे जाने की हालत में वो नहीं थे। हालांकि इतनी बीमारी में भी औरंगजेब सबको यकीन दिलाते रहे कि वो अभी भी जिंदा है। उन्हें डर था कि उनकी मौत के बाद उनके बेटे गद्दी के लिए लड़ मरेंगे और मुगल साम्राज्य बिखर जाएगा। उनके आखिरी वक्त में उनका बेटा आजम औरंगजेब के खत को पढ़कर अहमदनगर उन्हें देखने आया। उसे अपने पिता की हालत को देखकर रोना आ गया। अपने पिता के हाथों को देखते हुए उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही उंगलियां थी जिन्होंने मुगल सल्तनत को उस उरोज पर पहुंचाया था।
स्टैनली वॉलपर्ट लिखते हैं कि साल 1707 की जनवरी आते आते औरंगजेब को यकीन हो गया था कि वो वापस दिल्ली नहीं लौट पाएंगे। आखिरी दिनों में भी वो पूरी तरह से धार्मिक बने रहे। बीमार रहते हुए उन्होंने 5 वक्त की नमाज पढ़ना नहीं छोड़ा। आखिरी वक्त तक वो टोपियां सिला करते थे। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब ने आखिरी सांसें ली। उनके शरीर को दिल्ली नहीं ले जाया गया। मौत के बाद उनके बेटे आजम शाह और बेटी जीनतुल निसा अपने पिता के शरीर को महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले स्थित खुलदाबाद ले गए, क्योंकि औरंगजेब चाहते थे कि जहां उनकी मौत हो वहीं उन्हें दफनाया जाए। खुलदाबाद में औरंगजेब को शेख जैनुद्दीन साहब की दरगाह के पास एक कब्र में दफनाया गया। शेख जैनुद्दीन को औरंगजेब अपना गुरु मानते थे। औरंगजेब की कब्र को लाल पत्थर से ढका गया। उनकी बहन जहांआरा की कब्र के ऊपर मिट्टी डाली गई थी ताकि उस पर फूल खिल सके। यही काम औरंगजेब की कब्र के साथ भी हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई शाही जनाजा नहीं निकाला गया। बहुत सादगी से उन्हें दफनाया गया, क्योंकि यही औरंगजेब की आखिरी ख्वाहिश भी थी। यही नहीं, उन्होंने अपने बेटे आजम से कहा कि कुरान की कॉपीज बेचकर उन्हें 305 रुपए मिले हैं, ये रुपए काजी को देकर गरीबों में बांट दिए जाए। मेरी कब्र पर कोई पक्की इमारत ना खड़ी की जाए, बस एक चबूतरा बनाया जा सकता है। मैं इस काबिल नहीं कि मौत के बाद भी मुझे छांव मिले। दफन करते समय मेरे चेहरे को ढका ना जाए, ताकि मैं खुले चेहरे से अल्लाह का सामना कर सकूं। दोस्तों, औरंगजेब ने 88 साल की जिंदगी जी, अपने भाइयों की हत्या की, पिता को कैद में डाला, सिख गुरुओं को सताया, मंदिर तोड़े और कट्टर इस्लामिक नीतियों को अपनाया। वजह चाहे जो रही हो, लेकिन उसके इन कामों की वजह से आज भी औरंगजेब से नफरत करने वालों की कमी नहीं है। 49 साल तक हिंदुस्तान की गद्दी संभालने वाले औरंगजेब को अपने आखिरी वक्त में जो डर था वही हुआ। उन्हें मुगल सत्ता कमजोर होने का डर था और बाद में वही हुआ। मुगल गद्दी को लेकर न सिर्फ खून खराबा हुआ, बल्कि मराठों ने दिल्ली को जीत भी लिया। नादिर शाह और अहमद शाह जैसे हमलावरों ने इसे लूटा भी। औरंगजेब की कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता की भूख और कठोर नीतियां आखिरकार शासक को अकेला और कमजोर बना देती हैं। उसके आखिरी दिन हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वास्तव में उसने अपनी सल्तनत को ऊंचाई पर पहुंचाया या फिर अपनी नीतियों से उसे पतन की ओर धकेल दिया। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.